चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2। कल हम लोग कर रहे थे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। आज और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। हेडिंग डालिए स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे मान लो कोई सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम है, इसका ये इस स्टेज पे है, ए स्टेज पे है या 1 स्टेज पे, और इससे ये कोई चला जाता है बी स्टेज में। ये सिस्टम किस स्टेज में चला जाता है? बी स्टेज में या 2 स्टेज में जाता है, सेकेंड स्टेज में जाता है। एक स्टेज से किस स्टेज में जाता है? दूसरी स्टेज में जाता है। तो अगर कोई सिस्टम अपनी स्टेट को बदलता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? प्रोसेस। जैसे मान लो कि कोई सिलेंडर है, गैसियस सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। प्रेशर P1, वॉल्यूम हो गया V1 और टेम्परेचर हो गया T1। अब मान लो ये सिस्टम चला जाता है, इस तरीके से इसमें कुछ चेंज करते हैं कि अब ये P2 प्रेशर हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और T2 टेम्परेचर हो जाता है। तो ये ही सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गया, इसको आप स्टेज 1 कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हो? स्टेज या स्टेट भी बोलते हैं, स्टेट 2 कह सकते हैं। तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया, स्टेज अगर चेंज करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसको, उस फिनोमेनन को क्या बोल दोगे? प्रोसेस। नहीं, फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है। जो भी हमारे थर्मोडायनेमिक, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स में जिन जिन चीजों की हम स्टडी करते हैं, जैसे प्रेशर की करते हैं, वॉल्यूम की करते हैं, टेम्परेचर की करते हैं, मोल्स की करते हैं और आपका एंट्रोपी की करते हैं, एंथैल्पी की करते हैं, ये सब कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक अगर कोई सिस्टम है, कोई प्रोसेस करेगा तो इनके चेंज होने के चांसेस होते हैं, ये चेंज होते हैं। तो अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज करता है तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेस। ऐसे ही लिख लीजिए, इसकी कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हो गया? अब जो मैंने बताया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो होते हैं, मतलब जो वैल्यूज चेंज होंगी वो दो तरीके की होती है। एक को कैटेगराइज करते हैं हम, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं और कुछ ऐसी होंगी जिनको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन।
स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब समझते हैं क्या है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नॉट डिपेंड ऑन पाथ मतलब अगर कोई काम कर रहा है, कोई बॉडी, कोई सिस्टम कोई काम कर रहा है और उसमें मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की पहले वैल्यू है 40, बाद में हो जाती है 100, ठीक है, वो उसी काम को एक तरीके से करे, दूसरे तरीके से करे, तीसरे तरीके से करे। अगर इनिशियल में 40 है और फाइनल में क्या है 100 है, तो किसी भी पाथ से वो करे, तरीका का मतलब पाथ, किसी भी पाथ से करे, उसकी जो उस वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही अगर डिपेंड करेगा तो ऐसे वेरिएबल को बोलेंगे स्टेट फंक्शन। और कुछ वेरिएबल इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि मतलब प्रोसेस आपने किस तरीके से किया, किस रास्ते से किया, पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन, है ना। तो पाथ फंक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। Their magnitude depends on path of process। मतलब अगर पाथ चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। पाथ फंक्शन में इस चैप्टर में मेनली हम दो को पढ़ने वाले हैं, एक तो वर्क है, वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा पढ़ेंगे हीट, वर्क एंड हीट, ये दो हम पाथ फंक्शन में पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन में कई सारे हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसके एग्जाम्पल कई हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इसको मैं लिख नहीं रही हूं तो पीटीवी समझ सही आप, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, अभी सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंट्रोपी 2 बार लिख दिया, अच्छा, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एच जो पढ़ रहे हैं ना, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी पढ़ेंगे अभी। मतलब ज्यादातर किस कैटेगरी में आ गए, स्टेट फंक्शन, यानी इनकी वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, प्रोसेस किसी भी पाथ से कराओ, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर पाथ फंक्शन वो होते हैं इनिशियल फाइनल स्टेट सेम भी है, पाथ डिफरेंट कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो वर्क और हीट इस कैटेगरी में है, और ये जो बाकी लिखे हैं हमने वो आपके स्टेट फंक्शन की कैटेगरी, ठीक है। चले चलिए थर्मोडायनेमिक्स में जो एनर्जी के एक्सचेंज की बात करेंगे हम, मोड ऑफ
एनर्जी एक्सचेंज की जो बात करोगे वो दो ही टर्म्स में बात करते हैं हम लोग। मेजर वे में ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर प्रोसेस में दो टर्म्स में बात करेंगे। एक एनर्जी एक्सचेंज होगा हीट के फॉर्म में और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज होगा वर्क के। किसी सिस्टम पे वर्क करो, कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो, हीट के फॉर्म में या वर्क। हीट की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसकी बातें और करें। हीट व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस when energy transfer takes place between system and surrounding, because of या ड्यू टू भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर चेंज अगर हो, जैसे मान लो कि आपने ये कोई सिस्टम ले लिया, इसको ग्लास ट्यूब से इस दूसरे सिस्टम से जोड़ दिया। यहाँ पे मान लो पानी आपने भरा हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पे आपने पानी नॉर्मल वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का भर दिया और इनको ग्लास ट्यूब से जोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है 80 से हीट ट्रांसफर किधर होने लगेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होने लगेगा एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं हम, हीट। उसको क्या बोलेंगे, उस फॉर्म को हम हीट। ये बना लो छोटा सा डायग्राम। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट नहीं हुआ, अभी क्या चल रहा है, सब बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल चल रहा है। अच्छा, वर्क देखो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है उसको हीट बोल रहे हो। इसके अलावा जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा सबको बोलते हैं वर्क। सबको क्या बोल देते हैं हम, वर्क। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जिस भी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोल देंगे हम, वर्क कह देंगे। तो क्या बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसफर बाय एनी अदर रीजन। कौन से अदर रीजन, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। रीजन कौन सा लिया, टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा कोई अगर रीजन है तो उसकी वजह से अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हो, वर्क। हाँ, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, बहुत तरीके के वर्क होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो मैग्नेटिक वर्क कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, ETC। जैसे मोटर से आप पानी अगर ऊपर पहुंचाते हो, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है मोटर के थ्रू, तो मोटर में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, फिर मोटर का जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है,
मैकेनिकल वर्क कर रहा है, नीचे से ऊपर पानी पहुंच रहा है उसकी वजह से ना। हो गया, चलिए अगली बात करते। साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री। हीट वर्क का जो साइन होता है ना क्वेश्चंस में, वर्क का जो साइन है फिजिक्स में के अपोजिट है। केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें वर्क का साइन अलग है और उसका जस्ट अपोजिट फिजिक्स में, क्योंकि साइंटिस्ट का देखने का नजरिया अलग है। अभी बताते हैं क्या अलग। तो क्वेश्चंस में कैसे लेंगे हीट, हीट के लिए प्लस क्यू कब लेंगे और माइनस क्यू कब लेंगे। अगर हीट सिस्टम को दे रहे हो तो वैल्यू, जैसे मैंने बोला किसी सिस्टम को 50 जूल हीट दी गई, तो क्यू किस में लेना है, क्यू लेना है +50, है ना। तो प्लस क्यू क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और माइनस क्यू क्या है, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है तो वो किस में लेंगे, मैंने बोला 100 जूल हीट बाहर निकाल रहा है सिस्टम, तो क्यू की वैल्यू क्या ले लेंगे, -100। बात समझ आ रही है। सिस्टम बाहर निकाल रहा होगा हीट तो उसको माइनस में लेते हैं, सिस्टम अगर सिस्टम को दे रहे हो हीट तो प्लस क्यू। वर्क में क्या है देखो, +W वर्क और -W, प्लस और माइनस में कब लेते हैं वैल्यू। लैंग्वेज समझना, क्योंकि लैंग्वेज से ही क्वेश्चन में अपने को गलती होती है। वर्क ऑन द सिस्टम, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है 50 जूल वर्क किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर। एक गैस का सिस्टम है किसी सिलेंडर में, उसमें 50 जूल उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लैंग्वेज लिखी हुई है वर्क ऑन द सिस्टम, तो वो क्या लिया जाएगा, +50। अगर बोला हमने कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसको सिस्टम मान रहे हो आप, अब ये गैस वर्क कर रही है, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है ना। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो उसको नेगेटिव लेते हैं, सिस्टम पर वर्क करोगे तो पॉजिटिव, सिस्टम अगर वर्क करेगा तो नेगेटिव। तो यहां पे लिखते हैं वर्क बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। हाँ, एक तरीके से इनपुट आउटपुट कह सकते हैं। फिजिक्स में जस्ट अपोजिट होता है, अगर गैस वर्क कर रही होगी तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर बाहर से वर्क किया जा रहा है तो क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे उसमें केमिस्ट्री में सराउंडिंग को मेन मानते हैं और सिस्टम को सेकंड मानेंगे, और इसमें क्या करते हैं, सिस्टम को 1 मान लेते हैं। तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर सराउंडिंग करती है तो बाहर से किया जा रहा है तो नेगेटिव। तो केमिस्ट्री में याद रखना है कि वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, और फिजिक्स में इसका अपोजिट होता है। हीट में तो सेम रहता है, वर्क में प्रॉब्लम, तो वर्क में ध्यान रखना। चलिए इसको लिख भी लो एक एग्जांपल से, अभी तो याद है बाद में भूल जाएंगे। इफ वी गिव
जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ना, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ ऊपर। हमने क्या किया, इसमें दो बड़े बड़े पत्थर रख दिए, भारी भारी से पत्थर। अब क्या हुआ, पहले तो ये यहाँ पे था पिस्टन, अब पिस्टन धीरे से यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो एक तरीके से देखो तो गैस कंप्रेस हो गई ना, गैस कंप्रेस हुई। तो आपने बाहर से क्या किया, इधर फोर्स लगाया, वेट डाला, तो गैस में क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। गैस अगर 1 से कहां पे जा रही है, 2 पे जा रही है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसको हम कंप्रेशन बोल सकते हैं। और हुआ किस लिए, वर्क ऑन द सिस्टम कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, वर्क ऑन द सिस्टम कर दिया। तो क्या ले लोगे इसको, यानी कंप्रेशन में वर्क क्या लेते हो, गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क किया जा रहा है गैस में, तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल, ऑनलाइन बात समझ आ रही है, दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ, ये सिस्टम है, इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ कि पिस्टन पहले इसी स्टेज पे था, पिस्टन अब कहां चला गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खिसक गया, तो स्टेज 2 पे आ गया। अब 1 पे तो वॉल्यूम कम था, 2 पे क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये गैस कुछ ना कुछ तो ऊपर की तरफ वर्क करेगी, वर्क कर रही है तभी तो ऊपर जा रहा है पिस्टन, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गया, 1 से जब 2 जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, इसका मतलब वर्क बाय द गैस हो गया ना, गैस वर्क करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो इसको क्या ले लोगे आप, कैसा लोगे, नेगेटिव। यानी एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव लेना पड़ता है और कंप्रेशन में कैसा लेना पड़ता है, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है, कुछ यूनिट लिखो, फिर एक एक शुरू करेंगे। प्रेशर अपने को मेनली पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उस पर काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। कुछ चीजें लिखते हैं पहले जो अपने काम आएंगे। न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है क्या, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल। तो वर्क की भी तो बोल सकते हैं, हाँ जनरली जूल कहते हैं, बट कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर को भी। जो मैं आपसे पूछती हूँ वो क्या रहता है, मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था बताओ, बोलो बच्चों। जो मैं आपसे पूछती हूँ वो मुझे मालूम तो रहता है, मैं ऐसे ही जस्ट कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि कुछ नहीं है, यूनिट है, ये याद रखनी है, ये सब काम आएगी। 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल होता है, और ये इक्वल होता है 10⁻⁷ आवर्स के, कैलोरी में लिखे तो 0.239 कैलोरी होता है। अगर लिखें 1 कैलोरी
तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। इसको अप्रॉक्स में 4.2 जूल भी लिख देते हैं। लीटर एटीएम भी वर्क की यूनिट होती है। 1 लीटर एटीएम, लीटर मल्टीप्लाइड बाई एटीएम, ये भी वर्क की यूनिट होती है। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल, 101.3। हाँ, ये काम आएगी अपनी। ऐसे थोड़ी मजे मजे में थोड़ी लिखवा रहे हो। तो आप बताओ इसमें लीटर, कैलोरी और अक्स में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? लीटर, कैलोरी और अक्स में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा? ध्यान से देख लो। ध्यान से देख लो। 1 लीटर एटीएम में जूल कितने हैं? 101.3 है। और अक्स कितने हो जाएंगे? 101.3 10⁻⁷ हो जाएगा ना। तो सबसे छोटा तो अर्ग हो गया, लीटर एटीएम सबसे बड़ा। तो यूनिट में अगर देखें तो लीटर एटीएम क्या होती है? अगर 1 लीटर एटीएम बोलोगे तो सबसे बड़ा होगा 1 जूल, उससे छोटा 1 अर्ग। चलिए अब हम लोग कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वर्क पढ़ेंगे, फिर हीट पढ़ेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। बहुत पिक्चर बहुत ज्यादा है। आज हम पढ़ते हैं प्रोसेस। थोड़ा सा पढ़ लो कितने तरीके के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस बताया था ना, कितने तरीके के होते हैं वो समझ। आज तो प्रोसेस ही पढ़ ले। सबसे पहला नंबर 1, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, जितने प्रोसेस बताएंगे वहां पे 2-2, 3-3 लाइन छोड़ देना। जैसे एडियाबेटिक में जो लिखवाएंगे उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना। आगे जो टर्म्स बताएंगे वो यहाँ पे वैल्यू बाद में लिखनी पड़ेगी। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट ट्रांसफर जीरो। हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो। क्यू क्या लेंगे इसमें? जीरो। ना हीट बाहर जाएगी ना ही हीट अंदर आएगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ कुछ और ऐड करना होगा बाद में। हाँ डेफिनेशन लिख ली। अब 2 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन सबके नीचे छोड़ेंगे। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख लिया, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वेरीज, हीट एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन। अब क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी? वॉल्स कैसी हो जाएंगी? नॉन कंडक्टिंग होगी, यानी इंसुलेटेड लेनी पड़ेगी, तभी तो ये प्रोसेस हो सकता है।
जैसे थर्मस फ्लास्क में हीट बाहर अंदर नहीं जाती है, तो इंसुलेटेड लेंगे। ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाओ। सिस्टम कैसा कर सकते हो? आइसोलेटेड कर सकते हो, इंसुलेटेड, आइसोलेटेड। दो लाइन छोड़ देना नीचे, दूसरा प्रोसेस करना, हर प्रोसेस के नीचे दो लाइन छोड़ देना। आइसोथर्मल, जैसा कि नाम से पता चला, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं, नो टेम्परेचर चेंज। इसका मतलब कह सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, या ऐसे कह सकते हैं टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जैसे मान लो, सपोज, ध्यान से देखो, लिखना नहीं अभी, देखो ध्यान से। ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। अब मान लो हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस को होना है आइसोथर्मल। प्रोसेस को क्या होना है? आइसोथर्मल। तो अगर इस प्रोसेस को करना चाहते हो आइसोथर्मल, तो यानी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए, ठीक। मान लो कोई स्टेज ऐसी आती है कि ये मॉलिक्यूल एकदम से खूब ज्यादा एक दूसरे से टकराने लगे और इन्होंने एक्सपेंशन कर लिया। क्या कर लिया? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कर लिया। एक्सपेंशन जब मॉलिक्यूल करते हैं तो क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल वैसे ही दूर होते हैं, और आपने एक्सपेंशन कर दिया तो और अब ज्यादा वॉल्यूम हो गए, तो और ज्यादा दूर दूर हो गए। तो जब भी एक्सपेंशन होता है ना, तो गैस क्या होने लगती है? ठंडी होने लगती है। एक्सपेंशन में क्या होगा? गैस ठंडी होने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो और अगर इसको आइसोथर्मल आपको रखना है, सिस्टम को क्या रखना है? आइसोथर्मल अगर बनाना है, तो इसका मतलब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो नॉर्मल सिचुएशन तो ये कहती है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैसेस दूर दूर होंगी, उनकी एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? सिस्टम ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब सिस्टम क्या करेगा? अगर आइसोथर्मल बनाना है तो हीट को क्या करेगा? बाहर से लेगा। हीट को बाहर से क्या होना पड़ेगा? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर से आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? दूसरा सिस्टम देखो, अगर हमने इसको कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया हमने? कंप्रेस कर दिया। अगर कंप्रेस कर दोगे तो मॉलिक्यूल और पास पास आ गए, एनर्जी एकदम से बढ़ गई और टकराने लगे बहुत तेजी से, एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा टक्कर होगी, जितना ज्यादा कोलिजन होता, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमको क्या रखना है? आइसोथर्मल रखना है। तो अब क्या होगा? हीट बाहर जाएगी। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट तो अंदर बाहर होगी ही होगी, क्योंकि टेम्परेचर को क्या रखना है आपको? कांस्टेंट रखना। इसके पहले जो मैंने बोला था एडियाबैटिक, उसमें क्या बोला था? हीट को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर वेरी करेगा। मतलब ना बाहर से हीट लेनी है ना देनी है, तो सिस्टम में अगर वर्क हो रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा या घटेगा ही। समझ आ रही बात? दोनों सिस्टम में क्या लिखा है, लिख लो ये डायग्राम बना के, एक्सपेंशन कंप्रेशन में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, कुछ और बातें जो अभी आगे सिखाएंगे उसको नोट करेंगे फिर।
बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम आराम से चैप्टर की फाइन फाइन डिटेल को करते हुए आगे बढ़े। और केमिस्ट्री में बहुत की पॉइंट्स को पकड़ के चलते हैं तो हर सवाल बनता है, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है। फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में बनाते हैं तगड़ा। केमिस्ट्री में अगर आपको सारे की पॉइंट पता है तो प्रोसेस आपको समझ आए ना है, सवाल तो निकलेगा, और समझ आए तो और अच्छी बात है, सवाल तो निकल जाए। सही हो गया। थर्ड प्रोसेस करें। आइसोबारिक, बैरिक भी बोलते हैं कई लोग। बार किससे डिनोट किया जाता है? बार का मतलब प्रेशर से, ये यूनिट है ना, तो क्या सेम होगा इसमें? आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर सेम रहेगा, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी 0 हो जाएगा, पी को कांस्टेंट कर दिया तो डेल्टा पी है ना। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल वेरिएबल, वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ घट सकते हैं। प्रेशर को अगर मेंटेन रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है कंटेनर ओपन रखो। कंटेनर को क्या रखो? ओपन। लिखा है सिस्टम शुड बी प्लेस्ड इन ओपन वेसल। चलिए आज की बंद करें क्लास, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बच्चे, नेक्स्ट क्लास में वर्क